सबसे पहले तो लास्ट अपन ऑर्डर की बात करेंगे ना दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। इस केस के रिगार्डिंग केस संख्या ये है, दो ऑर्डर है फिलहाल आपके 6 मार्च का। और जो आपकी सुनवाई होनी थी ना 28 मार्च को, वो एक्चुअली उस समय हुई ही नहीं। इन्होंने अभी नेक्स्ट सुनवाई की हियरिंग की डेट है ना, वो दे दी है 26 मई 2025। देखिए ऑर्डर में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको भली भांति पता है एक्चुअली हुआ क्या था। रेलवे ग्रुप डी की ये रिक्रूटमेंट कोर्ट में गई क्यों ही वो आपको पता है। बाकी ब्रीफली बता देता हूँ, रेलवे ने 2 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें ये था, ये सर्कुलर, इसमें बात हुई थी आपकी ग्रुप डी की योग्यता है, लेवल 1 की योग्यता है, इसको अभी चेंज किया जाता है, पहले वाला रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है और 10वीं पास या आईटीआई की जाती है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक पहले इंडिकेटिव नोटिस जारी किया था। एक्चुअली पेज यही है, पहले जब कोर्ट में गए जा रहे थे तो काफ़ी कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि भाई इसको चैलेंज करेंगे कि ये टेक्निकल पोस्ट की भर्ती है, इसमें केवल टेक्निकल या फिर आईटीआई पास कैंडिडेट ही होने चाहिए। लेकिन कोर्ट में मुद्दा एक्चुअली दूसरा चल रहा है। मुद्दे में प्रीवियस एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने आधार माना है और इसमें एक्चुअली जो इंडिकेटिव नोटिस 28 दिसंबर 2024 को आया था, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में संशोधन या फिर जो इन्होंने किया है बाद में 2 जनवरी, वो नहीं हो सकता है। उस डेट तक जो पहले नियम थे वही लागू होने चाहिए, जो है आईटीआई पास। तो फिलहाल मामला केवल इस डेट के बेसिस पर चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे, जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इस ऑर्डर में रेलवे की तरफ से जो वकील है वो आरवी सिन्हा है जो प्रतिवादी हैं, और वादी अधिवक्ता जो है जो यहाँ पर ये याचिका दायर की है। अब नीचे इसमें आप देखेंगे, संविधान पीठ का निर्णय, इस मुद्दे पर प्रतिवादी पक्ष यानी रेलवे के वकील को तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपनी दलीलें प्रस्तुत करनी है। यानी यहाँ पर जो वाद विवाद होगा, दलील प्रस्तुत की जाएगी, उसमें ये जो केस है ना उसको कंसिडर करना है, उसके पॉइंट को देखना है कि उस ये जो केस तेज प्रकाश पाठक बनाम मैं नीचे बताने वाला हूं, इसके जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको दलील देनी। और ये मामला मोटे तौर पर देखें तो जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ना उसके बीच में योग्यता संबंधित प्रावधान अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, यही कहता है। बाकी डिटेल में मैंने इसका पूरा गहन अध्ययन किया है, वो भी नीचे आपको बता दूंगा। अब जब ये मामला आपके 6 मार्च को सुनवाई हुई थी, एक तरीके से कोर्ट ने उसको फाइनल मान लिया था आदेश को, क्योंकि यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे ना, न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना रूल निशी जारी किया जाए। आपके लिए रूल निशी क्या है? रूल निशी का मतलब है जो प्रतिवादी है उनको मौका देना कि ये जो हम आदेश आज जारी कर रहे हैं वो क्यों न करे जारी, कि आपने ये विपरीत काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की है, जिसमें चलती भर्ती प्रक्रिया में यानी खेल खेलने के दौरान खेल चल रहा हो और बीच में नियम चेंज कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप बदलाव नहीं कर सकते हो। तो ये उन्होंने एक तरीके से अपना फाइनल जजमेंट निर्णय तैयार कर लिया, लेकिन इनको एक रूल नीति यानी मौका दे रहे हैं कि क्यों न ये हम आदेश आज जारी कर दे। अदालत एक प्रारंभिक निष्कर्ष निकाल सकती है कि याचिकाकर्ता की याचिका में दम है, लेकिन प्रतिवादी को ये अवसर दिया जाता है कि वह बताए क्यों न इस आदेश को पक्का कर दिया जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी सुनवाई होनी थी 28 मार्च को, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। जब ये 6 मार्च को आया था और उन्होंने कहा कि 22 मार्च को हम कारण बताएंगे कि क्यों ना आप ये आदेश पारित कर दो। उसे कारण बताना होगा क्यों ना उसके खिलाफ आदेश को अंतिम रूप दे दिया जाए। रूप न देने का कारण है वो रूल नीति की। और एक तरीके से रेलवे को ऐसी अपने दलीलें देनी होगी जो इस तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट के मामले का विरुद्ध में न हो वो दलीलें। प्रतिवादी की ओर से जवाब जो रेलवे के वकील की थे, इनकी तरफ से जवाब है, श्री सिन्हा ने प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया कि हम 22 मार्च तक काउंटर एफिडेविट दाखिल करेंगे और उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को भी देंगे। यानी जो वादी पक्ष है, जो आईटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको भी ये ऑर्डर रेलवे ने जो जवाब दिया है ना उसकी प्रति इनके पास भी आई है। लेकिन 28 मार्च 2025 को सुनवाई नहीं होती है। इसी ऑर्डर में एक 9 नंबर पॉइंट है ना जो काफी कैंडिडेट को यहां पर चिंता में डाल रहा है। मिस्टर सिन्हा जो रेलवे के वकील हैं,
मिस्टर सिन्हा, लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट प्रतिवादी सबमिट दैट नो रिक्रूटमेंट वुड टेक प्लेस टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जज ने नहीं कहा है, ये रेलवे के वकील ने कहा है। किसको कहा है? सम्मान्य जज साहब को। क्या कहा? सबमिट दैट, उन्होंने सबमिट किया, नो रिक्रूटमेंट वुड टेक प्लेस, कोई भी भर्ती है वो नहीं की जाएगी। कब तक? टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी अगली सुनवाई तक कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। कहने का मतलब भर्ती प्रक्रिया नहीं की जाएगी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 28 मार्च थी, लेकिन वो हियरिंग डेट थी ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो उसको कैसे मानेंगे हियरिंग की डेट? अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है आपके 26 मई, 28 मार्च को नहीं, 26 मई। तो 26 मई तक कोई भी नो रिक्रूटमेंट वुड टेक प्लेस। ये किसने कहा है? रेलवे के वकील ने ऐसा कहा है। जब जज साहब ने कहा कि आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक तरीके से सहमति जताई कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब जो मुख्य मुद्दा है वो है, मैं थोड़ा आपको बताता हूं, ये तेज प्रकाश पाठक वाला मामला क्या है। तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई, इसका कंक्लूजन देख। तो वैसे मामला देखें काफी बड़ा है, 50-60 पेज का है, लेकिन इसको मैं संक्षिप्त में बताता हूं। ये राजस्थान हाईकोर्ट का 7 नवंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो राजस्थान हाईकोर्ट के खिलाफ था, तेज प्रकाश पाठक का। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से हिंदी ट्रांसलेटर की एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, और वो विज्ञप्ति जारी होने के बाद, एग्जाम होने के बाद, इसमें एक एग्जाम था और इंटरव्यू का भी उसमें प्रोसेस था, भर्ती प्रक्रिया में शामिल था। इंटरव्यू एग्जाम पैटर्न में एग्जाम और इंटरव्यू। तो जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय जो प्रावधान था कि इंटरव्यू के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अलग थे, और एग्जाम के बाद इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बढ़ा दिए कि इंटरव्यू के लिए कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। जो भर्ती प्रक्रिया के बाद यहाँ पर खेल खेलने के दौरान नियम चेंज किया, जो परसेंटेज मार्क्स यानी कि योग्यता के संबंधित नियम था। तो ये मामला आप देखेंगे क्या कहता है, एक तरीके से निष्कर्ष निकला है, कंक्लूड है। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत तब मानी जाती है जब विज्ञापन जारी किया जाता है, ये इस ऑर्डर में है तेज प्रकाश पाठक वाले में, और आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया जब आवेदन आमंत्रित किए गए कि हम आवेदन ले रहे हैं, जब विज्ञापन जारी किया जाता है, जो इंडिकेटिव नोटिस को हाईकोर्ट ने माना कि वही है जो विज्ञापन आमंत्रित कर दिए हैं, तो वही एक तरीके से आपकी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत है 28 दिसंबर। और ये प्रक्रिया तब समाप्त होगी जब रिक्तियां भर दी जाती है। इसका अर्थ कि चयन चूसी, ये तो हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं। योग्यता मानदंड में बदलाव है, तो इसी नियम में कहा गया है, इसी ऑर्डर में कहा गया है, भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो भी योग्यता मानदंड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो अभी 10th पास ITI वगैरह, ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने परसेंटेज मार्क्स वगैरह, ये सारा आता है एलिजिबिलिटी में, विज्ञापन में घोषित किए गए होते हैं, उन्हें प्रक्रिया के बीच में बदला नहीं जा सकता है। ये चीज है, मेन पेच यहीं पर फंसा हुआ है। इस बेस पर केस नहीं लड़ा जा रहा है कि टेक्निकल पोस्ट पर टेक्निकल कैंडिडेट रहने चाहिए। उसको तो रेलवे ने पॉलिसी मैटर बताते हुए कैट वगैरह में डिफेंड किया था, लेकिन इधर यहां पर मामला ये तेज प्रकाश पाठक वाला है। चलती भर्ती प्रक्रिया में आप नियम नहीं चेंज कर सकते हो। अब देखिए, इसी ऑर्डर में यह भी कहा गया कि केवल तभी बदलाव संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति दे। मौजूदा नियम कौन से? जैसे विज्ञप्ति में ऑलरेडी नियम है कि आप भर्ती प्रक्रिया में योग्यता में बदलाव कर सकते हो, ऐसा नियम है, तब हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से बदलाव की संभावना उल्लेख किया गया हो। विज्ञापन में कहा गया कि हम बदलाव करेंगे इस नियम में, चाहे योग्यता को नियम हो, चाहे कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करने वो नियम हो, चाहे 2 CBT एग्जाम करने का नियम हो, PET में अधिक गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करने के नियम हो, ये सभी यदि विज्ञापन में उल्लेखित है तो चेंज कर सकता है। अब आगे देखेंगे, अगर नियमों या विज्ञापन के तहत बदलाव की अनुमति भी हो, अब विज्ञापन में यह भी दे रखा कि हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास राइट है, राइट टू कैंसिल, सारा कुछ राइट है। तो ये बदलाव संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार के अनुसार गैर मनमाना, इस आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, समानता के अधिकार के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से आप पॉलिसी बना रहे हो, और इसे समानता के सिद्धांत पर खरा उतरना होगा। नियम यदि दे रखा विज्ञापन में तो आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आर्टिकल 14 के तहत। ये कहता है तेज प्रकाश पाठक वाले मामले का निर्णय। इसमें भी ये भी यदि कोई मौजूदा नियम जिसकी वैधानिक मान्यता है, जैसे आर्टिकल 14 वगैरह सभी का पालन करता हो, ऐसा नियम है, तो भर्ती निकाय को उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन यदि कोई नियम मौजूद नहीं है, नियम है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर दोबारा कोई नियम है वो
लागू किया जा सकता है। चयन सूची में स्थान का अधिकार और नियुक्ति का अधिकार ये ज़्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इंपोर्टेंट थी वो आपको बता दी है। आर्टिकल 14 के तहत आप संशोधन तभी कर पाएंगे जब भर्ती प्रक्रिया में दे रखा हो और वो वैधिक होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इस नोटिफिकेशन को रेलवे के, इसमें कहाँ का रेलवे ने अपने राइट की बात की है। यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे रिजर्व द राइट टू रिवाइज दीज वैकेंसीज इन पार्ट और फुल। रेलवे के पास अधिकार है, वो इस वैकेंसीज को रिवाइज कर सकता है। जैसे 32,438 है, रेलवे के पास राइट है इसको 25,000 कर दे। रेलवे के पास अधिकार है कि इसको 35,000, 40, 50,000 कर दे। ये रेलवे के पास इसको रिवाइज करने का, रिक्तियों को रिवाइज करने का अधिकार है। आधा पार्ट वाइज है, कोई भी पोस्ट वगैरह है वो रिवाइज कर सकता है, या फुल्ली वैकेंसीज रिवाइज कर संशोधित कर दे। तो ये नियम की बात कही थी कि उस विज्ञापन में नियम होने चाहिए और नियम भी आर्टिकल 14 की पालना करते हुए वो होने चाहिए। और यहाँ पर राइट का आप नियम देखेंगे, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसिल द नोटिफाइड वैकेंसीज। अब रेलवे के पास ये भी राइट है कि वो नोटिफाइड वैकेंसीज को ही कैंसिल कर दें at its discretion and such decision will be final and binding on all। यानी इसके मुताबिक रेलवे प्रशासन को अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित है और इस तरह के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे। यानी बाध्यकारी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में उम्मीदवारों के द्वारा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क को सीबीटी में भाग लेने वाली छूट वाली श्रेणियों के उम्मीदवारों को छोड़कर वापस नहीं किया जाएगा। सीबीटी में भाग ले रहे हो, परीक्षा आपके अभी तो हुई नहीं है, पहले रद्द हो गई तो क्या होगा। ये जो बात करिए कि सीबीटी में भाग लिया और छूट वाली श्रेणी है जैसे एससी एसटी फीमेल है, उनको वो रिफंड करेंगे, बाकी यूआर वगैरह को नहीं करेंगे यदि बाद में ये बात रद्द कर देते हैं वैकेंसीज को। शुल्क छूट श्रेणी का आप नीचे बताइए कौन सी श्रेणी को शुल्क में कुछ रियायत है, छूट दे रखी है। तो उस तेज प्रकाश पाठक वाले मामले में आपने देखा था कि रेलवे यदि उनके पास पहले से नियम है, नियमों के तहत वो बदलाव कर सकता है। तो नियम ये है, पहले का नियम आप ये देखेंगे विज्ञप्ति में, उनके पास नियम है नोटिफाइड वैकेंसीज को कैंसिल करने। तो क्या ये आर्टिकल 14 के तहत है? तो कैंसिल होगा तो सभी कैंडिडेट के लिए होगा। अब देखिए कैंसिल वाला पॉइंट ही क्यों आता है? पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि एक्चुअली जो कोर्ट में मामला चल रहा है ना, वो भी पॉलिसी का नहीं है कि टेक्निकल पोस्ट पर टेक्निकल कैंडिडेट होने चाहिए। वो मामला है कि आपने योग्यता चेंज की है, वो भर्ती प्रक्रिया चलने के दौरान की है, तो रेलवे कोर्ट यदि उनको ऑर्डर देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पहले वाले नियम सेम रखो। यानी आईटीआई वाले कैंडिडेट है जो टेक्निकल पोस्ट के नियम थे और नॉन टेक्निकल में 10 पास वाले कैंडिडेट थे, वो वाला लागू कर दो। अब रेलवे ये लागू कर भी सकता है, ये रेलवे के विवेक पर है, वो अधिकारी क्या सोचते हैं। तो रेलवे अवसर दे सकता है क्योंकि उसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट भी है, आपको पता है। तो जो 10th वाले ने आवेदन किया है वो फॉर्म दोबारा एक तरीके से रीओपन कर सकते हैं। हो सकता है पहले योग्यता का मामला रीओपन तो करेंगे यदि रेलवे ने कोर्ट के ऑर्डर को माना है। दो ऑप्शन से, और रेलवे इसके अनुसार चलता है कि मेरे पास राइट है, मैं इसको कैंसिल कर, और दोबारा जब नई विज्ञप्ति आएगी तब तक वो नियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है विज्ञप्ति आने से पहले। तो वो दूसरा केस है। नहीं तो पहले केस की अपन बात कर रहे थे कि रेलवे जो ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, मान लेते केवल 10th वाला है, तो वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और आईटीआई वाले कैंडिडेट का ऑप्शन था उसमें आईटीआई का, तो वो उन्होंने आईटीआई भर के ही डाला है, नहीं तो वो संशोधन का और रेलवे ऑप्शन दे सकती है। और दूसरे केस की बात की, रेलवे इस पॉइंट की तरफ जाता है जो कि इससे पहले की सुनवाई में 6 मार्च में ये बात हुई थी। रेलवे की जो अधिवक्ता है, प्रतिवादी है, उन्होंने कहा था कि हम भर्ती प्रक्रिया एक तरीके से हमारे पास अधिकार है रद्द करने का। तो सामने जो डबल बेंचेस पर जजेस थे, इन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप कर दीजिएगा, ये अभी ऑन रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते। और ये ऐसा इन्होंने विज्ञप्ति में भी राइट का मेंशन किया। नीचे आप और भी देखेंगे, आरआरबी या आरआरसी रिजर्व द राइट टू इनकॉर्पोरेट एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस, मॉडिफिकेशन, एडिशंस, डिलीटेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर द सीएन। तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी वो संशोधित कर सकते हैं। ये कुछ राइट्स की बात कर रहे थे, जिसमें राइट तो ये भी है कि आरआरबी को रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एडिशनल सीबीटी, पीईटी, डीवी है, वो अतिरिक्त 2 सीबीटी करा सकते हैं, पीईटी करा सकते हैं, डीवी करा सकते हैं। एनी स्टेज आरआरबी आल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसिल पार्ट और होल ऑफ एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा को कैंसिल कर सकते हैं या फिर कोई इसका पार्ट को कैंसिल कर दे, जो इसमें एक स्टेज है उसको कैंसिल कर दे। तो ये इनके पास अधिकार है विदाउट आपको कारण बताइए। जिसमें ये भी दे रखा है कि डिसीजन ऑफ द आरआरबी आरआरसी इन ऑल मैटर्स, चाहे आपका एलिजिबिलिटी का मैटर हो,
फॉर्म आपके एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का और रेल पास का पैनल का है, ये आप देखेंगे विल बी फाइनल, ये रेलवे का ही फाइनल रहेगा जो भी इनका डिसीजन है। एंड बाइंडिंग ऑल द कैंडिडेट एंड आल्सो नो इंक्वायरी और कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन बाय द आरआरबी आरसीसी इन द रिगार्ड्स है, जो है सभी के लिए बाध्यकारी की बात हो रही। अब रिक्रूटमेंट पर रोक थी, भर्ती पर एक तरीके से रेलवे के जो प्रतिवादी वकील हैं, इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट सुनवाई तक हम कोई भर्ती नहीं करेंगे। जब रिक्रूटमेंट की बात आती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात आती है, तो यही तेज प्रकाश पाठक वाले पूरा ऑर्डर में देख रहा था। इसके पॉइंट नंबर 13 था, जिसमें बात हुई थी कि भर्ती की प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और अधिसूचित रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। इसमें आवेदन आमंत्रित करना शामिल है। भर्ती की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें आती है, जिस पर रोक की बात हो रही है, आवेदन आमंत्रित करना, आवेदन तो आ चुके हैं आपके, आवेदनों की जांच करना, ये भी भर्ती प्रक्रिया में, दोषपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार करना, एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाना, नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार करना, ये सभी भर्ती प्रोसेस में आपके आते हैं। तो नेक्स्ट हियरिंग तक इस पर रोक है। और रूल नीति की बात हुई थी, हम आप पर क्यों न लागू करें यदि अगली सुनवाई में रेलवे सेटिस्फाई नहीं होता है, जो भी रेलवे के सॉरी रेलवे नहीं, जो जजेज है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं रेलवे के रिप्लाई से, तो ये जो निर्णय है एक तरीके से फाइनली समझो कि आप तेज प्रकाश पाठक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये ऑर्डर हो जाएगा। और पात्रता मानदंड, चाहे विज्ञप्ति में मौजूद हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, फिर भी आर्टिकल 14 की आवश्यकता को पूरा करना होना चाहिए। गैर मनमानेपन के परीक्षण को संतुष्ट करना होगा कि हमने इसमें मनमानी नहीं की है, फिर नहीं आया है। और आपकी एनटीपीसी का भी एग्जाम होना वो सीएन के अकॉर्डिंग कर रही है। 2024 का लास्ट सीएन ग्रुप डी का ही, तो ग्रुप डी का एग्जाम होने से पहले आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा। एनटीपीसी के एग्जाम की संभावना जताई जा रही है आपके जून में हो जाए। और यहाँ पर मैं और एक कैलेंडर आपके समक्ष रख रहा हूँ, एसएससी का है, जो एग्जाम पैरेलल में आपके चलते हैं, टीसीएस कराती है, तो साथ में एग्जाम ये भी बीच में आएंगे। जैसे आप 2025 की बात करें तो अभी तक इनके शेड्यूल में एक्चुअली एग्जाम डेट नहीं, लेकिन मंथ इनके कैलेंडर में जारी है और उसी के अकॉर्डिंग एसएससी के एग्जाम हमेशा होते आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जून में तो संभावना दिख रही है आपके एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए। एनटीपीसी का एग्जाम पूरे एक मंथ चलेगा, काफी कैंडिडेट यहाँ पर 7 लाख के तकरीबन है, तो एक मंथ एग्जाम मान लेते जून में, तो पूरे जून में चल जाएगा ग्रेजुएशन का। अब यहाँ पर बात हो रही है सिलेक्शन पोस्ट की, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, तो इनका देखते हैं एग्जाम लगभग कितने डेज चलता है। चाहे आपका ये फेज 13 वाला एग्जाम हो गया, सीजीएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, ताकि पता चले कि एग्जाम के बीच में गैप है या नहीं। क्वेश्चंस की ई बुक थी, इसमें मेंशन कर रखा था ये एसएससी के सारे क्वेश्चंस की, कौन सा एग्जाम कितने दिन चला है। जैसे सीजीएल 2024 देखेंगे 36 शिफ्ट में, यहाँ से यहाँ तक 12 दिन आपके एग्जाम हुआ था। सीएचएसएल आप देखेंगे तो लगभग आपका एग्जाम यहाँ पर भी 12 दिन के आसपास चला था। फेज 12 का एग्जाम 5-6 दिन में हो गया था। सीपीयू का एग्जाम देखेंगे 3 दिन में। एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स की बात करेंगे तो लगभग 1 मंथ 10 दिन लग गए थे। और एमटीएस के एग्जाम में भी 1.5 महीना लग गया, अक्टूबर और नवंबर आधा। ये प्रतिदिन एग्जाम नहीं थे, बीच में कुछ गैप भी आपको देखने को मिल रहे थे। यहां से आपको आइडिया लग रहा है, जो मैं शेड्यूल बता, मान लेते कि जून में ये एग्जाम करा दें ग्रेजुएशन का, रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन का, उसके बाद जुलाई में यहाँ पर ये सीजीएल का करा दें और उसी जुलाई में आपका सीपीयू का, दोनों का हो जाएगा। सीपीयू का 3 दिन लगेगा और इसमें आपके 10 से 15 दिन के आसपास लगेंगे। और उसमें भी आपका हो सकता है जुलाई में सीएचएसएल का भी हो जाए लास्ट में। जुलाई से अगस्त की बात हुई है आपकी सीएचएसएल की। फिर यहाँ पर अगस्त में हो सकता है कि वो एग्जाम करा दें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। संभावना ये भी हो सकती है कि वो अंडर ग्रेजुएट का तुरंत करा दे, जून जुलाई में दोनों में ही अंडर ग्रेजुएट का चलाएं और फिर उसके बाद अगस्त में सीजीएल वगैरह के 3 एग्जाम वो करा दें। क्योंकि एमटीएस का एग्जाम लंबा चलना है, 1 से 1.5 मंथ चलना है, उसी के साथ में स्टेनो वगैरह का भी एग्जाम है, लेकिन ये ज्यादा नहीं, 2-3 दिन के रहते हैं। तो मान लेते हैं एमटीएस तक आपके अक्टूबर तक सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नवंबर और दिसंबर मंथ की बात करें, नीचे आप आएंगे तो मेन एग्जाम जो नवंबर दिसंबर का यहाँ पर ये दिल्ली पुलिस का है, ये भी 10 दिन ले सकता है लगभग। तो उसमें एक गैप आपको लग रहा है, नवंबर दिसंबर में 1 महीने का एक गैप यहाँ से नजर आ रहा है। तो उस गैप में ग्रुप डी का एग्जाम यदि अपन 26 मई की बात करें, जो भी निर्णय हो जाएगा उसके बाद भी टाइम, ये निर्णय ये होता है कैंसिल वगैरह का निर्णय हो गया, फिर भी लगभग
नए फॉर्म भरने में। 26 मई तो पूरी चली गई ना, जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक तो लगभग ये जून जुलाई अगस्त तक जो भी निर्णय कि मई में हो जाए, जो भी करना, चाहे वही सेम नियम पर ही भर्ती रखें, आईटीआई वालों को ही शामिल करें टेक्निकल पोस्ट के लिए। लेकिन एक बार प्रोसेस को उनको दोबारा रीओपन करना पड़ेगा। चाहे वो आईटीआई वालों के लिए ही रख रहे हैं, तो काफी कैंडिडेट मान लेते हैं उस समय फॉर्म ही नहीं भरा था इस योग्यता की, चलो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपका, 1 महीना तो लग जाएगा। जून में ही आप मान लेते हैं, जून जुलाई 2 महीने तो वैसे ही लग जाएंगे। अभी जून जुलाई में जो भी हो फाइनल हो जाए फॉर्म वगैरह, अगस्त सितंबर यहाँ पर स्वीकृति होनी है, फॉर्म बहुत ज्यादा है, स्टेटस आना है, तो अभी थोड़ा गैप है यहाँ पर 6 महीने का आप मान के चलेंगे इस डेट की, मई के बाद। तो नवंबर दिसंबर में देखें तो देख सकते हो। लेकिन यदि वो फॉर्म पूरा प्रक्रिया दोबारा शुरू करते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर 2026 तक, अब 2026 के आप शुरुआत में देखेंगे ना, जनवरी वगैरह मंथ में एक तरीके से खाली है मंथ में, ज्यादा कोई बड़ा एग्जाम नहीं, मार्च में एग्जाम है आपका एसएसजीडी का बड़ा एग्जाम है। तो ये जो पूरा दिख रहा है आपको, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें आपके ग्रुप डी का मामला यहाँ पर दिख रहा है। ये थोड़े बहुत जल्दी चले, एग्जाम कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी मामला बहुत आगे बढ़ चुका, फटाफट इसको कंप्लीट करना है, तो नवंबर दिसंबर में आप देख सकते हो। नहीं तो फिर धीरे प्रोसेस हो गया, कोर्ट ने और खींच लिया और डेट दे दी, फिर आपकी जनवरी या फरवरी ये 2026 में ये मामला चला जाएगा एग्जाम। उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है 6 से 8 महीने मानते हुए। मेरा यही कहना है कि जो भी आए ना, काफी कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि हम ओवरेज हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाए, जो भी है, क्योंकि एक बेरोजगार की पीड़ा है वही समझ सकता है जो कैंडिडेट है। जिन्होंने ऐसे दिन देखे हैं कि कोर्ट में भर्ती जाती है तो कितना कुछ संघर्ष करना पड़ता है, कितना कुछ यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर आप टाइम लगा रहे हो, ये भर्ती लंबी चली जा रही है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, और बहुत पहले से आप इसकी तैयारी के लिए सोच रहे थे मैं जाऊंगा तो ग्रुप डी में ही जाऊं,